तो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज के दो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक फिर पॉलिटी से है, एक साइंस एंड टेक से है। प्रलय मिसाइल की बात करेंगे जो बहुत चर्चाओं में है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरे तरीके से समझेंगे। और हाई कोर्ट के जो कुछ अधिकार है उनको भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए जो पहला प्रश्न है देखते हैं। उच्च न्यायालय के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब है, उसको देखते हैं। इसका रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में विस्तृत है। जो इसका रिट अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है। यानी कि अगर गवर्नर को इससे सलाह मांगता है, एडवाइस मांगता है, तो क्या इसके पास एडवाइस देने की पावर है, और अगर ये देता है क्या वो बाध्य है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हाई कोर्ट को समझते हैं, क्या है हाई कोर्ट की जो पावर्स है उसको देखते हैं क्या है। तो हाई कोर्ट का अगर जो मॉडर्न समय में देखें तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री का भी देख लेते हैं, कई बार इन पर भी प्रश्न आ जाता है। तो 1862 में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना होती है भारत में, और वो 3 की होती है कलकत्ता में। इन हाई कोर्ट के नाम आज भी यही हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ही है। कोलकाता नहीं हुआ है, मुंबई नहीं हुआ है, चेन्नई नहीं हुआ, क्योंकि वो जो हाई कोर्ट है उसकी मर्जी है नेम चेंज करने की, इन्होंने नहीं किया। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद फिर एक और हाई कोर्ट बनती है, यानी कि जो मेन पुरानी हाई कोर्ट्स के बीच में से 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका भी नाम नहीं चेंज हुआ है, ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहलाती है। तो ये 4 हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट की एक और बात है कि ये एक तरीके से स्टेट के अंदर हियरार्की ऑफ जो कोर्ट है उसके बीच में सुप्रीम है। यानी कि किसी भी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वो वहाँ की सुप्रीम होती है। उसके नीचे जो हाई कोर्ट होती है उसके नीचे आती है, अंडर आती है, कंट्रोल में आती है। तो ये क्या है, नीचे वाली, जिसको कहते हैं हियरार्की में टॉप पोजीशन है हाई कोर्ट की। तो ये थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में हो गया। कुछ हाई कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो अपनी स्टेट में ही होती है, कुछ हाई कोर्ट की 2 स्टेट में होती है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो पंजाब की भी देखेगा, हरियाणा की भी देखेगा। लेकिन जिन 2 स्टेट की उसके पास जुरिस्डिक्शन है वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि उसकी सीमा से बाहर वो कोई भी केस को ले नहीं सकता। वो तभी ले सकता है अगर उसकी सीमा के अंदर केस हुआ हो और क्राइम बाहर जाकर, क्राइम करने वाला बाहर चला गया हो, तो वो उसको केस को सुन सकता है। लेकिन अगर उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई केस हो रहा है तो वो उसको नहीं सुन सकता। तो इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो फोकस है कि जो पावर है उनकी उसके ऊपर जाना है। तो पावर की तरफ देखें तो जो हाई कोर्ट की पावर है, क्योंकि आया कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है या नहीं है, एडवाइस दे सकता है या नहीं दे सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन कैसी है। तो रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर तो हमने पिछला पूरे क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर रिट कौन कौन सी है उसको पूरा डिस्कस किया, उसको यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक पावर है इसकी ओरिजिनल, यानी कि मूल। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो मतलब होता है एग्जैक्ट वो ये है कि पहले इंस्टेंस में, यानी कि पहली बार में ही कोई चाहे तो हाई कोर्ट में पहुँच सकता है। यानी कि किसी ऐसे मामले की उसके पास डायरेक्ट सुनने की पावर है जहाँ पर कोई उसके पास सीधा पहुँच सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए किसी का उल्लंघन हो तो वहाँ पर डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुँच सकता है। जो ओरिजिनल जो 3 हाई कोर्ट है, मद्रास की, कलकत्ता की और बॉम्बे की, और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट, इनके पास सिविल जुरिस्डिक्शन भी है कि अगर सिविल लेवल पर कोई बहुत बड़ा पैसे की वैल्यू है, यानी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जहाँ बहुत अमाउंट अधिक है, तो वो डायरेक्ट इनके पास जा सकता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट तक पहुंचने की पावर। यानी कि कोई अगर कोई छोटा सा क्राइम करता है, किससे कोई चोरी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो छुड़ाने के लिए सीधा हाई कोर्ट में चला जाए, वो नहीं जा सकता, उसको एक प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो दूसरी जो पावर है इसके पास, एक तो रिट हो गई जिसके अंदर जो 5 रिट हैं जो फंडामेंटल राइट के लिए हैं। लेकिन जो आर्टिकल 226 है जिसके अंदर हाई कोर्ट की रिट लिखी गई है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट के अलावा एक और लाइन लिखी गई है, एनी अदर लीगल राइट्स।
कोई और कानूनी अगर ऐसा अधिकार है जिसका उल्लंघन हो रहा है तो भी कोई व्यक्ति सीधा रिट के लिए इस कि हाँ हाई कोर्ट में पहुंच सकता है, ये प्रोविजन वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। उसकी जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो छोटी है, जो हाई कोर्ट है उसकी बड़ी है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जैसे यहाँ पर बात करें कि पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, किसी का उसका कोई डिस्प्यूट है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई डिस्प्यूट है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकता है। उसके अलावा जो मैंने बातें बताई, तो यहाँ पर रिट में क्या है, इसी तरीके से फंडामेंटल राइट के लिए पहुँच सकता है, कोई और लीगल राइट है। जैसे पहले भी बात की हमने कि पिछले कई वीडियो में कि लीगल राइट की वोटिंग का राइट है, वो लीगल राइट है, अगर उसको कोई छीन रहा है तो उस अधिकार के लिए भी पहुंच सकता है। प्रॉपर्टी का राइट एक लीगल राइट है, अगर 301 के अंदर जो प्रॉपर्टी का लीगल राइट है उसके लिए कोई उल्लंघन हो रहा है, उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको ज़मीन का मुआवजा पूरा नहीं मिला, तो यहाँ पर वो जा सकता है। नहीं अगर लीगल राइट्स के लिए कोई उसने क्राइम किया है उसके लिए नहीं, कोई राइट है जो उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो एक अपीलेट इसके पास, जिसको कहते हैं अपील करने की, तो तमाम तरीके के अपील है, छोटी कोर्ट से लेकर बड़ी कोर्ट तक जाती रहती हैं। तहसील की कोर्ट से शुरू होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में पहुंचता है, वहाँ भी लोअर कोर्ट से लेकर सीजीएम की कोर्ट हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट हो गई। फिर उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट वहाँ भी सॉल्व नहीं होता है, वहाँ पर भी सज़ा मिल जाती है या सज़ा नहीं मिलती है, तो उसको लेकर कोई अपील कर सकता है, दोनों केसेस में, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी, जिसको कई बार फौजदारी और दीवानी भी कहा जाता है। खैर अब ये शब्द कम यूज़ होते हैं, वो जनरेशन निकल गई फौजदारी दीवानी वाली। तो अपीलेट, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक सुपरवाइजरी का भी फंक्शन है। सुपरवाइजरी फंक्शन करती है ये सभी अपनी निचली अदालतों के ऊपर, और या कोई ट्रिब्यूनल है, कोई भी ट्रिब्यूनल अगर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में काम कर रहा है और निचली अदालत, वहाँ पर इसका सुपरविज़न का रोल है। ये देखे कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, सब कुछ। एक्सेप्ट ट्रिब्यूनल में मिलिट्री ट्रिब्यूनल नहीं आएगा, कोई मिलिट्री की जुरिडिक्शन के अंदर ट्रिब्यूनल में काम चल रहा हो, कोई वहाँ पर केस चल रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसमें इसका कोई अधिकार नहीं है, वो इससे अलग है। उसी तरह सुपरवाइजरी के अलावा यहाँ पर एक और प्रोविजन है इनके पास, कंट्रोल का, नियंत्रण करने का है। किसको? वही निचली अदालतों को। यहां पर सुपरविजन है कि फंक्शनिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, यहां पर कंट्रोल है कि उनकी पोस्टिंग में, उनकी प्रमोशन में, उनकी सैलरी एटसेट्रा में, ये सारा कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है कहाँ पर है? निचली अदालत का, वो भी हाई कोर्ट के पास है। इसके अलावा फिर अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 दो अधिकार और इनके बचते हैं। एक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो अभिलेख की बात हो रही थी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला होता है, कोई जजमेंट होता है, कोई टिप्पणी होती है रिटर्न में, तो वो एक क्या बन जाएगी? एक एविडेंस बन जाएगा, एक रिकमेंड किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अगर हाई कोर्ट भी कोई फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला लेती है किसी भी चीज़ पर, किसी भी सरकार को कहती है कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया। अगर किसी और स्टेट में भी, पूरे देश में कहीं हो रहा हो, तो इस बात को लेकर किसी दूसरी कोर्ट में या हाई कोर्ट में रेफरेंस दिया जा सकता है कि फलानी हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही है, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता दूसरी कोर्ट में। भले ही वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कुछ और, लेकिन एज सच क्वेश्चन करके कि नहीं इसको हम नहीं मानेंगे, वो पावर किसी के पास नहीं है। जो यहाँ पर फैसला हो गया वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, यानी कि उसको मानना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर, यानी कि एक तो उसके पास जजमेंट के अपने जो फैसले हैं वो हो गए, कि वो जिसको पहले कहा जाता है, जो वकील यूज़ करते हैं, कि वो एक नज़ीर बन जाएगी, यानी कि नज़ीर बन गई। अब उन्होंने जो फैसला दे दिया वो लिखा गया, वो फैसला रहेगा। और दूसरी जो बात रहेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट का कोई ऐसा फैसला है जो उन्होंने दिया है उसको नहीं माना जा रहा, या कोर्ट के ऊपर कोई इस तरीके की एलिगेशन लगाई जा रही है बिना सबूतों के, तो इस तरीके के मामले में उसके पास अधिकार है कि वो उस व्यक्ति को सज़ा दे सके, जो भी प्रावधान है कानून के उसके अंदर। जैसे पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस हो गया, उसके अंतर्गत
उसके अंतर्गत उसमें सजा दी सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। लोअर कोर्ट के पास एज सच कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं है। अगर लोअर कोर्ट में कुछ ऐसा होता है, कंटेम्प्ट होता है वहाँ पर कुछ, उसकी पावर भी हाई कोर्ट के पास है, वो सजा देगा अगर कोई धारा बन रही है पुरानी आईपीसी की या नए बीएनएस की। उसके अलावा यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की भी एक पावर है। तो जुडिशियल जो रिव्यू है वो भी हाई कोर्ट के पास अवेलेबल है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट के केस में है, कोई ऐसा कानून बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसके लिए है, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर है। 42वां अमेंडमेंट जो 1976 का हुआ था उसमें से हाई कोर्ट की जुडिशियल पावर को ले लिया गया था, लेकिन 43वें ही अमेंडमेंट से जो 1977 में हुआ वापस इसकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पर है। तो ये हाई कोर्ट की पावर हमने देखा यहाँ पर कहीं भी एडवाइस देने वाली कोई भी बात नहीं आई। तो जो एडवाइस देने की बात है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। एडवाइजरी पावर उसको कहा जाता है और ये दी जाती है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर मांगता है सलाह सुप्रीम कोर्ट से। केवल दो ही प्रावधान है किसके अंतर वो मांगेगा, या तो कोई ऐसा नया कोई कानून के ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया है कोई, जो इतना पब्लिक इंपॉर्टेंस का है कि अब सरकार को भी समझ नहीं आ रहा और सरकार फिर राष्ट्रपति के पास जाती है कि भाई तुम पूछो उससे, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचे हम सलाह ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट एग्जाम्पल था वो 2012 में जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ पर आखिरी बार प्रेसिडेंट से एडवाइजरी ली गई थी। उसके बाद अभी तक तो ली नहीं गई, 12-13 साल हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। दूसरा, अगर कोई पुरानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, राजाओं के बीच में हुई है, राजाओं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुई है, तमाम तरीके की ट्रीटीज है। जैसे कई बार आता है कि जो औरंगजेब का शाहजहां का फरमान चला आ रहा है कि ताजमहल के नीचे वाले कमरे बंद रहेंगे, फिर अंग्रेजों ने भी उस बात को माना, तो भारत सरकार अभी क्यों मांग रही? तो अभी इस तरह की सवाल हुआ नहीं। अगर इसमें कोई जाना चाहे कि भाई जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी थी या कोई संबंध था तो उसके बीच में यहाँ पर जाया जाएगा, या पुराने राजाओं के साथ कोई नया लेकर बैठ जाए कि मैंने तो अपनी जो सरेंडर की नहीं ये चीज़ मुझे वापस दे दी जाए, तो उन सब में क्या होगा, यहाँ पर जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ने। यहाँ पर दो तरीके का प्रोविजन है। अगर यहाँ पर इसके अंतर्गत जाया जाता है तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है सलाह दे कि ना दे, मना भी कर सकती है कि मैं नहीं दूंगा और दे भी सकती है। यहाँ पर क्या है, सलाह देनी ही पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो नॉन बाइंडिंग है। तो एडवाइजरी में ये हो गया। तो चलिए अब हमने हाई कोर्ट की पूरी पावर्स देख ली और यहाँ पर अब देखते हैं क्या हमारा बनता है। तो यह एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात बिल्कुल सही है। रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में विस्तृत है, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी राइट्स के लिए पहुंचा जा सकता है, वहाँ पर केवल फंडामेंटल राइट के लिए। यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है। कोई एडवाइजरी पावर नहीं है, राज्यपाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही निकलेगी वो केवल 1 और 2 निकलेगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न की तरफ, प्रलय मिसाइल की तरफ। प्रलय मिसाइल बिल्कुल न्यूज़ में है, पहली बार रिपब्लिक डे परेड में इसको लाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कहीं ना कहीं से प्रश्न आ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान से समझ ले, देख ले। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी प्रलय मिसाइल। तो यह भारत की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध का वैसे मतलब तो सेमी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो टिपिकल शब्द अंग्रेजी में है क्वाजी बैलिस्टिक। तो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि बैलिस्टिक है या नहीं है, आधी है। ठीक है, वो क्या है अगर सही बात है तो यह परमाणु हथियार ले जा सकती है, यह एकीकृत रॉकेट बल का हिस्सा होगी, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो 4 पॉइंट है यहाँ पर। क्या ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये न्यूक्लियर वारहेड को लेकर जा सकती है, क्या ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जो बनेगी, जो बनने वाली, जिसकी प्लानिंग चल रही है, जल्दी बन जाएगी, उसका पार्ट होगी या नहीं होगी,
इट इज़ ए सरफेस टू एयर मिसाइल। चलिए देख लेते हैं प्रलय मिसाइल को। तो ये प्रलय मिसाइल है, ये कल 26 जनवरी पर वहाँ पर परेड में निकाली गई। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए ट्विन लॉन्चर सिस्टम पे एक तो ठीक है, 2 मिसाइल रहेंगी, लॉन्चर सिस्टम है, ट्विन लॉन्चर है, और जिसके ऊपर ये रहती है ये अशोक लेलैंड का ट्रक है, यहाँ पर अशोक लेलैंड लिखा हुआ है, और इसको कहा जाता है 12x12 यानी कि 12 पहिए हैं, 12 पहिए हैं। तो हम पहिए तो नहीं गिनेंगे, तो 12 पहिए, तो अशोक लेलैंड के ऊपर है, ट्विन लॉन्चर सिस्टम ये है, 2 मिसाइल एक साथ जाएंगी, कनिस्तर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देखते हैं प्रलय के जो हमने पॉइंट देखे उनके क्या क्या यूज है, क्या क्या बातें हैं। तो प्रलय मिसाइल, प्रलय, तो देखिए पहली बात तो है कि ये एक टैक्टिकल मिसाइल है, इसको कहा जाएगा टैक्टिकल शॉर्ट रेंज। ये शब्द आजकल बहुत यूज होने लग गया बहुत सारी मिसाइलों में, इसको समझ लें। टैक्टिकल मिसाइल का मतलब क्या है? टैक्टिकल मिसाइल का मतलब है जैसे कि डायरेक्ट बैटल फील्ड में यूज होने वाली, यानी कि जब बैटल छिड़ जाएगी, लड़ाई छिड़ जाएगी, तो जो मिसाइल वहां पर डायरेक्टली यूज हो सकती है। बाकी मिसाइल क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ दिल्ली से छोड़ेंगे बीजिंग को उड़ा देंगे, तो बैटल फील्ड नहीं है। बैटल फील्ड कहाँ होगा? बैटल फील्ड तो बॉर्डर्स पे होगा। तो बॉर्डर के ऊपर जो मिसाइल यूज की जा सके उसको कहते हैं टैक्टिकल मिसाइल, जो कि लगभग शॉर्ट रेंज होगी क्योंकि बॉर्डर तो नजदीक का हो गया। तो टैक्टिकल मिसाइल है इसलिए शॉर्ट रेंज है। तो रेंज जो इसकी है वो 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। जो बेटर इसकी रेंज है वो कहा जा रहा है कि 400 किलोमीटर तक की है। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। उसके बाद अब 2 तरह की मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसका जो पाथ होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ से चलती है, इस तरीके से जाकर हमला करती है। तो यहाँ से टेक ऑफ करती है, ये उसका मिड कोर्स हो गया, और यहाँ पर जाकर ये हमला कर देती है। क्रूज मिसाइल होती है, उसको छोड़ा जाता है तो वो लगभग अपनी ट्रेजेक्ट्री ऐसे ही रखती है। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या होती है? कंट्रोल्ड मिसाइल होती है। इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, इसको नीचे किया जा सकता है, ऊपर किया जा सकता है, कहाँ पर टारगेट करना है, बहुत प्रिसाइज टारगेट किया जा सकता है। ये एक बार यहाँ से छूट गई तो उड़ता तीर है, फिर ये काबू में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क रहता है। अब क्वाजी बैलिस्टिक का मतलब क्या है? तो ये क्वाजी बैलिस्टिक है। इसका मतलब जब इसको छोड़ दिया जाएगा तो मिड कोर्स में जब ये पहुंचेगी यहाँ पर, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये बैलिस्टिक वाले फीचर भी हैं इसके पास और क्रूज मिसाइल वाले भी फीचर हैं। तो दोनों के बीच का है, इसका जो मिड एयर में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो बहुत बड़ी बात है। इसी की वजह से दुश्मनों से इसको बचाया जा सकता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसको बचाया जा सकता है, क्योंकि वो पहले देख लेंगे यहाँ आ रही है, तब तक हम इसको मिड कोर्स में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल जाती हैं, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी। तो ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल ही है। इसकी जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो लगभग 350 किलो से लेकर 700 किलो तक ये जो वारहेड है उसको लेकर जा सकती है। और जो वारहेड लेकर जाएगी ये कन्वेंशनल वारहेड को लेकर जाएगी, न्यूक्लियर को नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको यूज कहाँ किया जाना है? एलओसी पर और एलएसी पे। अब एलओसी और एलएसी तो हम भी रह रहे हैं इस तरफ, हम वहां पर उसको न्यूक्लियर को कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो बैटल फील्ड में यूज करने के लिए कन्वेंशनल वारहेड ही लेकर जाएगी, ये कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वारहेड लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि इसको यूज करना है एलओसी पे और एलएसी के लिए। चाइना और जब पाकिस्तान से जब सामने सामने युद्ध होगा तो यहाँ पर यूज होगी, इसको किया जाएगा। और इसकी जो स्पीड है वो देखिए लगभग ये पहुंच जाती है 7.1 मैक तक, यानी कि जो इसकी स्पीड है ये 7500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में पहुंच जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर 5 मैक से अधिक कोई चीज़ होती है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। सॉलिड प्रोपेलेंट से चलती है, ये सॉलिड फ्यूल यूज होता है इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें जो एक चीज यूज करती है ये एक मिलीमीटर वेव सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि जो रेडियो वेव को यूज करती है, बहुत छोटी रेडियो वेव को, उसकी वजह से क्या है
टारगेट को लॉक कर लेती है, फिर बहुत प्रिसाइज इसका जो टारगेट है, लगभग कहा जाता है ये मिलीमीटर वेव टेक्निक को यूज करते हुए 10 मीटर का इसका टारगेट का सही रहता है। अगर यहाँ पर पिन पॉइंट किया गया 10 मीटर के अंदर तो ये हमला करेगी। तो ये इसके मेन कुछ पॉइंट है जिन पर कोई डायरेक्ट सवाल आ सकता है। जिस पर लॉन्च होगी वो हमने देख लिया किस पर लॉन्च होगी, तो ये इसके मेन पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद चाइना ने जैसे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बना रखी कि तीनों सेनाओं की जो रॉकेट्स हैं वो एक फोर्स के पास हो जाए, जैसे स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है न्यूक्लियर पावर के लिए, उसी तरह से इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स। तो उसमें जब वो बनेगी उसके में ये प्रलय भी जाएगी, उसमें ब्रह्मोस जाएगी, निर्भय की बात है। लेकिन देखिए अभी ये सब अभी बना नहीं है वो, लेकिन जब भी जाएगा तो प्रलय को उसके लिए टारगेट किया गया है कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में जाएगा। पिनाका जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर है वो सिस्टम जाएगा। तो इस तरीके के सारे सिस्टम ही जाएंगे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्या हमारा आंसर निकल रहा है। तो भारत की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। परमाणु हथियार ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती, कन्वेंशनल वारहेड लेके जाएगी, क्योंकि लड़ाई ही बॉर्डर पे होनी है। बॉर्डर पे अपने ही देश में हम न्यूक्लियर नहीं फेंक सकते क्योंकि बिल्कुल पास है वहाँ पर। तो यह एकीकृत, और दूसरी बात फिर उसके अलावा LAC LOC के अलावा भी हमारी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है। तो अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा हमला करेगा फिर हम तबाही कर देंगे, फिर हमें टैक्टिकल मिसाइल की क्या जरूरत है। ये तो तब है कि जब लड़ाई हो। एकीकृत रॉकेट बल का हिस्सा होगी, ये बात सही है। सतह से हवा में मार करती है, ये एक पॉइंट वहां पर नहीं किया हमने। सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पे मार करती है, सतह से एयर पर नहीं करती। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया। तो इसके सिर्फ 2 ही पॉइंट सही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 और 3, तो 2 ऑप्शन सही हैं। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन। तो इसी तरह से अच्छे टॉपिक साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।